नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी। आज का मेरा टॉपिक है टोली या दल शिक्षण, टीम टीचिंग। दल शिक्षण, टीम टीचिंग क्या है, इसको समझने से पहले हम इन बातों को समझ लेते हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भावी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की विधियों में काफी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। शिक्षण के संदर्भ में इस प्रकार के प्रमुख नवाचार, उनकी प्रकृति, विशेषताओं तथा उपयोगों की जानकारी शिक्षण में आवश्यक है। वर्तमान समय में शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्न नवाचारों पर बल दिया जा रहा है। ये नवाचार है टोली शिक्षण, टीम टीचिंग, अभिक्रमित शिक्षण, प्रोग्राम्ड टीचिंग, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण, सेमिनार प्रेजेंटेशन, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण कौशल, स्किल टीचिंग, कंप्यूटर सहायक शिक्षण, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग। टोली शिक्षण को समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं जो इस प्रकार से हैं। कार्लो ऑल्सन ने जो परिभाषा दी है वो है एक अनुदेशनात्मक परिस्थिति जहां पर दो या अधिक शिक्षक कौशलों से युक्त एक दूसरे के सहयोग से योजना बनाकर विद्यार्थियों के एक ही समूह पर इनको लागू करते हैं और विशिष्ट प्रकार के अनुदेशन के लिए लचीली समूहीकरण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अनुदेशात्मक परिस्थिति है। अनुदेशनात्मक या अनुदेशन शिक्षण के अंतर्गत आता है। शिक्षण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसमें से अनुदेशन भी एक है। तो एक ऐसी परिस्थिति है अनुदेशन देने की जिसमें एक शिक्षक नहीं, ट्रेडिशनल क्लासेस में एक शिक्षक होता है। जब हम परंपरागत कक्षा में जाते हैं तो वहां पर एक शिक्षक एक बार में जाता है, लेकिन दल शिक्षण में या टोली शिक्षण में दो से अधिक या दो शिक्षक एक समय में कक्षा में जाते हैं और विद्यार्थियों के एक समूह को शिक्षण का कार्य करते हैं। डेविड वार्विक, इनकी जो डेफिनेशन है, टोली शिक्षण संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों तथा दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। टीम टीचिंग को अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में या अपने अपने विचारों के द्वारा समझाया है, तो उसी को हम परिभाषा कहते हैं। तो टोली शिक्षण एक संगठन है, शिक्षकों का संगठन है, दो या दो से अधिक शिक्षकों का संगठन है जिसमें उनके अपने साधन होते हैं। साधन यानी कि टीएलएम हो सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनके स्किल्स हो सकते हैं, उनको वो कलेक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग में यूज करते हैं। एक और परिभाषा है, टोली शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक अध्यापक सहायक सामग्री के साथ, जैसे हमने अभी कहा था टीएलएम के साथ या उसके बिना भी मिलकर योजना बनाते हैं। अलग अलग नहीं बनाएंगे योजना, पहले वो विचार विमर्श करेंगे कि क्या टॉपिक होगा, कौन क्या काम करेगा, आपस में पहले वो विचार विमर्श कर लेंगे शिक्षक। उसके पश्चात एक या अधिक कक्षा समूहों को उपयुक्त अनुदेशन स्थान पर, जहां पर एक जगह निर्धारित की जाएगी, वहां पर वो शिक्षण का कार्य करेंगे और अपने अपने समय के अनुसार, सब में समय भी बटा होगा। उसके साथ ही मूल्यांकन भी करेंगे, यानी कि छात्रों को जो पढ़ाया गया उसको उन्होंने ग्रेस्प किया नहीं किया या अचीव किया नहीं किया, या उनको समझ में आया या नहीं आया, इस बात का को जानने के लिए छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। टोली के सदस्यों की विशिष्ट योग्यताओं का लाभ भी छात्र इसमें उठाएंगे। टोली शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग। परिभाषा से ही हमें पता चला था तो कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक शिक्षक इसमें
कक्षा में जाते हैं और कक्षा के छात्रों को के एक समूह को पढ़ाते हैं। किसी प्रकरण पर कोई एक टॉपिक पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इसकी एक विशेषता ये है कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा के छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं। किसी एक प्रकरण पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक उसके विभिन्न पक्षों का एक एक करके वर्णन करते हैं। टोली के सभी शिक्षक अपनी योग्यता व अनुभव का अधिकतम लाभ छात्रों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस शिक्षण की व्यवस्था छात्रों की आवश्यकता तथा कठिनाई को ध्यान में रखकर की जाती है। कोई टॉपिक अगर कठिन होता है तभी इस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह सहकारिता पर आधारित है, यानी कि जो शिक्षक है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। इसमें भाग लेने वाले शिक्षक अपने अपने साधनों, योग्यताओं तथा अनुभवों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। इसमें लगे शिक्षक शिक्षण की योजना मिलकर बनाते हैं, अकेले नहीं बनाएंगे। वो जिस भी टॉपिक पर पढ़ाना हो तो मिल करके उसकी योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसे लागू भी मिलकर करेंगे 1 by 1। मूल्यांकन कार्य पर भी मिलकर ही कार्य किया जाता है। बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया नहीं आया ये जानने के लिए मूल्यांकन रिटन होगा, ओरल होगा या प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा ये भी वो मिलकर के ही डिसाइड करेंगे। इसमें स्कूल तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखा जाता है। स्कूल में क्या क्या रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से दूसरे अध्यापक हैं, कौन कौन से दूसरे डिपार्टमेंट हैं, इसका भी ध्यान रखा जाता है और उनका भी उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है। दल शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाना होता है। इसमें शिक्षक का उत्तरदायित्व एक ही शिक्षक का न रह करके संपूर्ण टोली का होता है। शिक्षण का जो उत्तरदायित्व पूरी टोली का होता है। जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे होते हैं उन सबका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचिंग इफेक्टिव हो। अर्थात यह विधि सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। इसमें शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। इसकी योजना लचीली होती है। एक तो वो अपना कौन क्या करेगा स्वयं डिसाइड करेंगे कि कौन पढ़ाते समय किस टॉपिक को पढ़ाएगा या क्या करेगा, प्रैक्टिकल करेगा या चित्र बनाएगा या एक्सप्लेन करेगा, वो स्वयं ही डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा। और इसकी क्योंकि इसकी प्रक्रिया लचीली होती है, थोपा नहीं जाएगा किसी पर जबरदस्ती। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग है ये इंग्लिश में इस सेम चीज है, इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया। टोली शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग। एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। इस प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत एक ही विभाग के शिक्षक आते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए की जाती है। ऐसा तभी संभव है जब एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक होते हैं। यानी कि किसी विद्यालय में अगर गणित के 2 शिक्षक हैं तो वो 2 शिक्षक मिल करके किसी एक कक्षा को कोई एक टॉपिक अपने अपने ढंग से समझा सकते हैं। एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली। अब ये महाविद्यालयों में हो सकता है। जैसे इस टोली का प्रयोग प्रशिक्षण संस्थाओं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में किया जाता है। जैसे यहाँ बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में भी है, मनोविज्ञान विभाग है, समाज शास्त्र है। शिक्षकों की टोली द्वारा प्रशिक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बीएड के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस टोली शिक्षण के द्वारा बड़ी सुगमता से की जा सकती है। हम दूसरे बीएड के टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। इस प्रकार के टोली शिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक प्रकरण के लिए की जा सकती है। इस टोली शिक्षण का प्रयोग वहां बहुत लाभदायक होता है जहां पर एक विषय का एक ही शिक्षक होता है। इस प्रकार के टोली शिक्षण से सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग को बढ़ावा मिलता है। ऐसी टोली शिक्षण का प्रभावशाली उपयोग तब और भी संभव हो जाता है जब एक ही शहर में एक से अधिक प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं। जैसे हम इस प्रकार के टोली शिक्षण को कर सकते हैं। जैसे क्योंकि हमारे हल्द्वानी में ऐसे बहुत से बीएड कॉलेजेज हैं जहां से हम शिक्षकों को आमंत्रित कर सकते हैं। अब है
टोली शिक्षण की प्रक्रिया के सोपान, स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग प्रोसेस। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है योजना बनाना, प्लानिंग। दूसरा स्टेप है व्यवस्था करना। तीसरा स्टेप है परिणामों का मूल्यांकन करना। पहले स्टेप में योजना बनाई जाती है टीम टीचिंग के लिए, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो इसमें हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट हमने पढ़ाना है। जैसे विज्ञान पढ़ाना है या गणित पढ़ाना है, तो उसके उद्देश्यों को हम निर्धारित कर लेते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित करने से तात्पर्य हम कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसको डिसाइड कर लेते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। उसके पश्चात जो शिक्षण के जो टॉपिक है शिक्षण का, उसके उद्देश्यों को हम अपनी व्यवहारिक शब्दावली में लिखते हैं। व्यवहारिक शब्दावली से तात्पर्य ये है, जैसे हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक ले लिया, संयोजकता। तो अब हम अगर उसमें उद्देश्य बनाएंगे तो 4-5 उद्देश्य बन सकते हैं। जैसे संयोजकता की को परिभाषित कर सकेंगे छात्र पढ़ने के उपरांत, और संयोजकता के प्रकार बता सकेंगे। संयोजकता के प्रकारों में सहसंयोजकता की व्याख्या कर सकेंगे और उसके उदाहरण दे सकेंगे। उपसह संयोजकता की व्याख्या और उदाहरण दे सकेंगे। इस तरह से हमने ये व्यवहारिक शब्दावली में कैसे लिखते हैं ये डिस्कस किया। विद्यार्थियों में पूर्व व्यवहारों को पहचानना। अब हमें ये भी एक कार्य है कि छात्रों को कितना आता होगा, उनके एंटरिंग बिहेवियर क्या है, उनको वो किस लेवल के हैं, ये भी हमें अंदाजा लगाना होगा। जैसे अगर हम कक्षा 9 को पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 9 के बच्चे कितना जानते होंगे, ये पूर्व व्यवहार को जानना इसे कहते हैं। प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम योजना बना रहे हैं। शिक्षण के लिए प्रकरण के विषय में निर्णय लेना। अब हम शिक्षण के लिए जो प्रकरण है उसके विषय में हमने निर्णय ले लिया। सपोज करिए हमने संयोजकता को चुन लिया। प्रकरण के शिक्षण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन तैयार करना कि प्रकरण में सबसे पहले कौन सा शिक्षण बिंदु होगा, यानी कि कंटेंट एनालिसिस करना, प्रकरण विश्लेषण जिसे हम कहते हैं, कि उसमें कितने शिक्षण बिंदु होंगे। जैसे संयोजकता, संयोजकता के प्रकार, संयोजकता के वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता, उपसह संयोजकता आदि। शिक्षकों के रुचियों तथा उनके कौशलों को ध्यान में रखकर उन्हें कार्य सौंपेंगे। अनुदेशन का स्तर निर्धारित करेंगे। किस कक्षा के छात्र हैं उसके अनुसार ही पढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। मूल्यांकन प्रविधियों को भी निर्धारित करेंगे कि रिटन टेस्ट लेंगे, ओरल लेंगे या प्रैक्टिकल देंगे, किस तरह से उनका मूल्यांकन करेंगे छात्रों का। शिक्षण सामग्री तथा अधिगम वातावरण तैयार करना। कौन सी शिक्षण सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, जैसे TLM का प्रयोग करना। अधिगम वातावरण क्या होगा, कक्ष में होगा या लेबोरेटरी में होगा या पुस्तकालय में होगा, कहाँ पर शिक्षण का कार्य होगा, ये वातावरण पहले से ही डिसाइड करेंगे। अब फिर व्यवस्था बनाने में टोली शिक्षण की व्यवस्था के दौरान जो क्रियाएं की जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। अनुदेशन के स्तर के निर्धारण के लिए शिक्षक कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछता है, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, तभी वह अनुदेशन का स्तरीकरण करता है। तभी उसे पता चलता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे पढ़ाना है। विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षक संप्रेषण विधि का चयन करता है। स्टूडेंट्स की नॉलेज को देख करके कि उनको कितनी नॉलेज है लैंग्वेज की, तो उसी के हिसाब से वो अपना कम्युनिकेशन मेथड चूज करता है। शिक्षक प्रमुख व्याख्यान देता है तथा टोली के अन्य शिक्षक उस शिक्षक के व्याख्यान को ध्यान से सुनते हैं और साथ ही वो बिंदुओं को नोट करते रहते हैं। जो कठिन बिंदु होते हैं उनको नोट करते रहते हैं, जिनको वो फिर से अपनी बारी में समझा सके। इसके पश्चात टोली के अन्य शिक्षक भी व्याख्यान देते हैं तथा विभिन्न तत्वों का स्पष्टीकरण करते हैं। विद्यार्थियों की क्रियाओं को पुनर्बलन दिया जाता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। पुनर्बलन का अर्थ ही यही है कि छात्रों को मोटिवेट किया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है, उनको वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप कहा जाता है, एक्सेलेंट। ये सब पुनर्बलन के उदाहरण हैं। इन व्याख्यानों में विद्यार्थियों को कुछ कार्य कक्षा में ही करने को दिया जाता है। ये टोली शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे अगर कोई एक्टिविटी दे दी, कोई प्रैक्टिकल करने को दे दिया, तो ये या प्रश्न उत्तर में उनको इंटरेक्शन के लिए उनको प्रेरित कर रहा, तो इस तरह का कोई ना कोई कार्य उनको दिया जाता है।
परिणामों का मूल्यांकन करना जो तीसरा स्टेप है, इस चरण में विद्यार्थियों की निष्पत्तियों के आधार पर उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात ये देखा जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई अथवा नहीं। जो उद्देश्य हमने लिया था, जो शीर्षक हमने लिया था संयोजकता, वो छात्रों को समझ में आया अथवा नहीं आया, इस पर मूल्यांकन के द्वारा देखा जाता है कि उनको संयोजकता वाला टॉपिक कितना समझ में आया। इस चरण में जो क्रियाएं आती हैं वो इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों के निष्पत्तियों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर योजना तथा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जाता है। अगर छात्रों को समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। मूल्यांकन के लिए मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक विधियों का अनुसरण किया जाता है। या तो लिखित टेस्ट लेंगे या ओरली पूछेंगे या प्रैक्टिकल करके करवा के देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में किसी एक उद्देश्य का मूल्यांकन होता है। विद्यार्थियों की कमियों तथा कठिनाइयों का निदान किया जाता है और इनका आवश्यक उपचार भी किया जाता है। मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों और शिक्षकों में पुनर्बलन का कार्य करते हैं। अगर मूल्यांकन के परिणाम अच्छे होते हैं, यानी कि टॉपिक छात्रों की समझ में आ जाता है, तो शिक्षक और छात्र दोनों मोटिवेट हो जाते हैं। टोली शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीम टीचिंग, समय कारक, टाइम फैक्टर। टोली शिक्षण के विषय में महत्व के अनुसार ही समय निर्धारित किया जाना चाहिए। कम महत्व के विषय को अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा शिक्षण प्रभावहीन हो जाएगा। अनुदेशन का स्तर, लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रशिक्षण के दौरान अनुदेशन प्रदान करने से पूर्व विद्यार्थियों के प्रारंभिक व्यवहार का अनुमान लगा लेना चाहिए। पढ़ाने से पहले उनके प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेना चाहिए छात्रों का। निरीक्षण, निरीक्षण कैसा हो यह समूह के उद्देश्यों पर निर्भर करता है, अतः समूह के उद्देश्यों को निरीक्षण के समय ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर कक्ष शिक्षण हो रहा है तो कैसा सुपरविजन होना चाहिए, अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो कैसा होना चाहिए, इस पर निर्भर करता है निरीक्षण। आकार और रचना, साइज एंड कंपोजिशन। समूह का आकार टोली शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार बदलता रहता है। विद्यार्थियों के समूह का आकार और रचना समूह के उद्देश्य और अधिगम अनुभव के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। शिक्षकों के उपयुक्त उत्तरदायित्व, ड्यूटीज असाइंड टू टीचर शुड बी एप्रोप्रिएट। शिक्षकों में उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का बंटवारा उपयुक्त ढंग से उनकी शैक्षिक योग्यताओं, रुचियों और व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुसार हो। अतः शिक्षण में टोली के सदस्यों का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। अधिगम वातावरण, टोली शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब इसके लिए ठीक प्रकार से अधिगम वातावरण प्रदान किया जाए, जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला, वर्कशॉप आदि की व्यवस्था। टोली शिक्षण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ टीम टीचिंग। अनुदेशन की गुणवत्ता, इससे अनुदेशन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकते हैं हम। आर्थिक दृष्टि से लाभदायक, इससे समय और शक्ति की बचत होती है, साथ में कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। समूहों का अधिक विशेषज्ञों से सामना, विद्यार्थी अधिक विशेषज्ञों का सामना करने का उनको अवसर मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षकों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ मिलता है। शिक्षक के व्यावसायिक स्तर का विकास, शिक्षकों का व्यावसायिक स्तर विकसित होता है क्योंकि इसमें शिक्षकों को नया साहित्य पढ़ने का अवसर मिलता है। टोली शिक्षण में शिक्षक स्वयं भी बहुत परिश्रम करता है। मानव संबंधों का विकास, शिक्षण में इस प्रकार के शिक्षण में मानव संबंधों के विकास को अवसर मिलता है। स्वतंत्र बहस के अवसर, टोली के सभी शिक्षक विद्यार्थियों को बहस में भाग लेने के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों के विचारों को उद्दीपन प्रदान किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। विद्यार्थियों में सहभाग करने की शक्तिशाली इच्छा और उत्तरदायित्व का विकास होता है। लचीलापन, इसके द्वारा स्कूल भवन, स्कूल स्टाफ, स्कूल के अन्य साधनों का प्रयोग बड़े लचीले ढंग से किया जा सकता है। पारंपरिक समय सारणी से छुटकारा मिलता है। मूल्यांकन, इसमें सभी शिक्षकों को एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है तथा आवश्यक सुझाव भी मिलते हैं ताकि शिक्षण में आवश्यक सुधार हो सके। टोली शिक्षण की सीमाएं, टोली शिक्षण खर्चीली विधि है, इसमें खर्चा आता है इसको करने में। भवनों का अभाव है हमारे पास, सहयोग का अभाव भी होता है, जो शिक्षक आपस में सहयोग नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से टोली शिक्षण में दिक्कत आती है। शक्ति और उत्तरदायित्वों का विभाजन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे समूह की गतिशीलता की भी अवहेलना की जाती है। शोध कार्य का अभाव है इसमें। शिक्षकों की भूमिकाओं में विविधता है। शिक्षकों के विचारों में अनेकता है। परिवर्तन और रूढ़िवादिता में अवरोध। लचीलापन,
इसका अभाव होता है, लचीलापन नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग अपने ढर्रे पर ही चलते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ ही आज हमने दल शिक्षण, टीम टीचिंग, टोली शिक्षण, जो भी हम इसे कहें, उसके विषय में जाना। इसके साथ ही धन्यवाद।